नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आर कुमार आप सभी का स्वराज एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की हमारी क्लास का विषय है भारत की जलवायु। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। अब तक की पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, कई सारे बिंदुओं पर देख लिया था जो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक थे, जिनमें से फेरल का नियम, दक्षिण पश्चिमी हवाएं, पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा और मानसूनी गर्द तथा ITCZ, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब इसी के क्रम में आगे पढ़ते हैं हम एल नीनो तथा ला नीनो का भारत के मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए साथियों देखते हैं। सबसे पहले जान लीजिए एल नीनो होता क्या है। तो यह है हमारा हिंद महासागर और यह है हमारा प्रशांत महासागर। इस प्रशांत महासागर में यहाँ पर यह दक्षिणी अमेरिका है और यह उत्तरी अमेरिका है। इसके पश्चिम में यह ऑस्ट्रेलिया है आपका, और यहाँ पर इंडोनेशिया और यह एशिया द्वीप महाद्वीप शुरू होता है यहाँ पर। अब होता क्या है, जब दिसंबर महीने में हमारी ITCZ, जिसके बारे में मैंने बताया था, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। यह अनुसरण करती है सूर्य की किरणों का। जहाँ पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं वहीं पर ITCZ जैसी कंडीशन जनरेट होने लगती है या उत्पन्न होने लगती है। जब सूरज की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं तब ITCZ कर्क रेखा पर होता है। जैसे जैसे यह दक्षिण की ओर बढ़ती है, सूरज बढ़ता है, वैसे वैसे ITCZ भी दक्षिण की ओर शिफ्ट होता जाता है। एक समय ऐसा आता है कि जब ITCZ विषुवत रेखा के ठीक ऊपर होता है। यह स्थिति साल में 2 बार होती है। एक तो 21 मार्च को होती है और दूसरा 22 सितंबर को होती है। इन दो तिथियों को जो सूरज की किरणें होती हैं वह विषुवत रेखा पर समानांतर पड़ती हैं या सीधी पड़ती हैं। इसके पश्चात सूरज नीचे की ओर बढ़ता है और दिसंबर में 21 अथवा 22 दिसंबर तक सूरज मकर रेखा पर सीधी किरणें डालता है या समानांतर किरणें डालता है, जिससे ITCZ हमारा मकर रेखा पर शिफ्ट हो जाता है। अब उत्तर की ओर से चलने वाली व्यापारिक पवनें जो हैं, ये वाली ट्रेड विंड हैं, ये वास्तव में तो कहाँ जाना चाहिए, इनको उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जाना चाहिए, लेकिन जब यह विषुवत रेखा को पार करती हैं तब इनकी जो गति होती है वह फेरल के नियम के अनुसार फिर मुड़ जाती है। किस तरफ हो जाती है इनकी दशा, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में है और दक्षिणी गोलार्ध में जो कोई भी चलेगा, चाहे उत्तर से दक्षिण आए या फिर दक्षिण से उत्तर जाए, तो वह अपने बाएं तरफ मुड़ जाता है। तो ये हवाएं भी बाईं तरफ मुड़ जाती हैं और इधर से दक्षिणी गोलार्ध में पहले से ही व्यापारिक पवनें चल रही होती हैं। तो इन दोनों का जो मिलन होता है वह ITCZ के पास होता है और वह लगभग पेरू के तट के पास उस समय होता है हमारा ITCZ। तो यहाँ पर इस तरीके से ये दोनों धाराएं अपने साथ सतही जल को बहा कर लाती हैं भारी मात्रा में। फिर यह जल जब यहाँ पर काफ़ी मात्रा में एकत्रित हो जाता है तो इससे आगे यह एंडीज पर्वत की श्रेणी है, यहाँ पर इनको नहीं पार कर सकती हैं। इधर से भी प्रेशर बना हुआ है दक्षिण तरफ से और उत्तर तरफ से भी प्रेशर बना हुआ है, तो यह मजबूर होकर फिर पश्चिम की ओर चलने लगती हैं। यह जलधारा जो है वह पश्चिम की ओर गतिशील हो जाती है। यही जलधारा हमारी एल नीनो जलधारा कहलाती है। फिर जब यह जलधारा इंडोनेशिया तथा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पहुंचती है तब यह 2 भागों में बंट जाती है। एक तो उत्तर की ओर चली जाती है और एक दक्षिण की ओर चली जाती है, तथा कुछ इसी धारा का भाग जो है इन द्वीपों से होते हुए हिंद महासागर में आ जाता है। अब क्योंकि यह गर्म जलधारा होती है इसलिए यह लो प्रेशर जनरेट करती है। कैसा प्रेशर, जब कोई भी चीज़ गर्म होगी तो वहाँ का प्रेशर निम्न वायुदाब होगा या फिर उसे लो प्रेशर कहते हैं।
तो फिर यहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर होगा, जिससे क्या होगा, भारतीय मानसून कमज़ोर होगा। अब वह कमज़ोर कैसे होगा, इसके बारे में जानते हैं। यहाँ तक आप समझ गए कि लो प्रेशर कैसे जनरेट होगा हिंद महासागर में, क्योंकि यह जो एलिनो धारा है वह गर्म धारा है, वह आएगी तो यहाँ के तापमान को बढ़ाएगी, तापमान को बढ़ाएगी तो यहाँ पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाएगा इस पूरे क्षेत्र में, और निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाएगा, उसी को हम लो प्रेशर कहते हैं। अब यहाँ पर मानसून तो आ चुका था भारत में, और इसकी इंटेंसिटी भी तेज़ थी, तीव्रता भी तेज़ होनी चाहिए थी, लेकिन जब यह एलिनो आ जाती है तो यहाँ पर लो प्रेशर हो जाता है, तो यह आगे इसको नहीं बढ़ने देती है उतनी तेज़ी से भारत की तरफ। तो यहाँ पर जो मानसूनी हवाएं होती हैं उनकी गति में कमी आती है, और इस प्रकार वो आर्द्रता वाली जो पवनें होती हैं वो भारत के ऊपर नहीं पहुँच पाती हैं, और यहाँ भारत का जो मानसून है कमज़ोर हो जाता है और बारिश कम होती है उस साल। यह जो एलिनो है यह 4-5 साल में एक बार आता है, 4 से 5 साल में एक बार आता है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं, उनको यहाँ पर जानना आवश्यक नहीं है फिलहाल। आपके लिए जितना ज़रूरी है उतना आप जान लीजिए कि यह 4-5 साल में आती है, और ये कौन सी धारा है, गर्म समुद्री धारा है, और यह हिंद महासागर पर निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित करती है। अब आगे की बात करते हैं। इसी धारा के कारण एक हेडली सेल होती है जो दोनों गोलार्धों में बनती है। यह हमारी विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ भी एक हेडली सेल बनती है, ठीक है, तो उसे हम वाकर सेल कहते हैं। अभी हेडली सेल क्या होती है और वाकर सेल क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, यह हमारी पृथ्वी है और यह हमारी विषुवत रेखा है। यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ से हवाएं ऊपर उठती हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर समानांतर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। ये हमारा सूरज है, इसकी किरणें सीधी पड़ती हैं यहाँ पर लगभग वर्ष भर, तो यहाँ का वायु जो है गर्म होकर ऊपर उठती है। ऊपर उठने के बाद जब ठंडी होती है तो यह फिर ध्रुवों की ओर मुड़ जाती है, दोनों गोलार्धों में ध्रुवों की ओर मुड़ जाती है। ध्रुवों की ओर मुड़ने के पश्चात ऊपरी ही वायुमंडल में जब यह ठंडी हो जाती है तो यह फिर यहाँ पर नीचे उतरने लगती है, अवतलित होने लगती है। यह अवतलन 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य होता है। यहीं पर उच्च अक्षांश पाए जाते हैं इसी कारण, और इन्हीं उच्च अक्षांशों के कारण ही निम्न वायुदाब की ओर फिर से व्यापारिक पवनें चलने लगती हैं इस दिशा में, और इधर से उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व दिशा से, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। इसे हेडली सेल कहते हैं, क्योंकि इसको सबसे पहले हेडली ने बताया था, इसीलिए इसको हेडली सेल कहते हैं। फिर अब वाकर सेल क्या होती है? वाकर सेल ये होती है कि जैसे यह जो हेडली सेल है यह दोनों गोलार्धों में बनी हुई थी, जब यह पूरा सेल एक ही गोलार्ध में बन जाता है, दोनों गोलार्धों में विकसित हो जाता है, तब उसे हम वाकर सेल कहते हैं। मतलब सेल एक ही होता है लेकिन दोनों गोलार्धों में होता है, तो उसे हम वाकर सेल कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, 60 सेंटीमीटर जल जो है वह ऊंचा हो जाता है। कहाँ का? यह हमारा पश्चिमी प्रशांत महासागर है और यह हमारा पूर्वी प्रशांत महासागर है। तो पूर्वी प्रशांत महासागर की अपेक्षा पश्चिमी प्रशांत महासागर का जो जल है वह 60 सेंटीमीटर ऊपर हो जाता है। कुछ इस तरीके से जल स्तर बन जाता है। यह तब होता है जब एल नीनो प्रभावित होता है, और यह एल नीनो भारतीय मानसून को कमज़ोर करता है। फिर बात करते हैं, आगे विषय पे आते हैं। एल नीनो के प्रभाव से भारतीय मानसून कमज़ोर पड़ जाता है। अभी आपको ऊपर बताया गया है, यह घटना 4 से 5 साल में के अंतराल पर एक बार घटित होती है। एल नीनो से भारत के मानसून पर नकारात्मक प्रभाव, ला नीनो जो होती है उससे भारत के मानसून पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। अब यह ला नीनो क्या होती है इसके बारे में ज़रा जान लेते हैं। वैसे सामान्यतः तो क्या होता है कि यहाँ पर हाई प्रेशर रहता है,
और यहाँ पर लो प्रेशर रहता है, जिसके कारण यहाँ पर एक ठंडी धारा है, पेरू की धारा, जो प्रवाहित होती रहती है, और यहाँ पर हाई प्रेशर बना रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा मानसून सही रहता है। सामान्य स्थिति में मतलब मानसून की स्थिति जो है वह सामान्य रहती है, लेकिन 4-5 साल में जब ये एल नीनो आ जाता है तब हमारा मानसून कमज़ोर पड़ जाता है। जब सामान्य स्थिति होती है जो, उसी को हम ला नीनो कहते हैं। तो ला नीनो हमारे मानसून पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालती है। चलिए आगे चलते हैं। शीत ऋतु। अब शीत ऋतु में क्या होता है? शीत ऋतु में यहाँ पर भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर के ऊपर से चलने वाली जो हवाएं होती हैं वह भारतीय क्षेत्र तक पहुँचती हैं, उत्तर पश्चिमी भारत में पहुँचती हैं और यहाँ पर बारिश करती हैं। यह बारिश गेहूं की फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। यह बंगाल की खाड़ी में, इसी समय बंगाल की खाड़ी में भी चक्रवात आते हैं, क्योंकि यह जो मानसून है वह वापस भी जा रहा होता है, और जिसके कारण यहाँ पर चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। और यह वापस जाता हुआ मानसून कोरोमंडल तट या फिर हमारा जो तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश का कुछ इलाका है वहाँ पर बारिश करता है, वापस लौटता हुआ मानसून। फिर है लौटते मानसून से वर्षा की प्राप्ति कोरोमंडल तट को होती है। यह वाला हमारा कोरोमंडल तट है, जिसको लौटते मानसून के कारण वर्षा प्राप्त होती है यहाँ पर। फिर है शीत ऋतु मध्य दिसंबर से फरवरी तक रहती है। जो शीत ऋतु होती है वह दिसंबर से लेकर फरवरी तक होती है। इस बीच यह जो है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो हैं, जो भूमध्य सागर में बनते हैं, यह पूर्व की ओर तेज़ी से बढ़ते हैं। पूर्व की ओर तेज़ी से बढ़ते हुए ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश करते हैं और भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में काफ़ी बारिश करते हैं। कभी कभी पश्चिमी यूपी और बिहार तक भी पहुंच जाते हैं ये, जिसके कारण गेहूं की फसल थोड़ा अच्छी हो जाती है, क्योंकि बारिश होने से उसको लाभ मिल जाता है। और कभी कभी ओला भी पड़ जाते हैं तो नुकसान भी उठाना पड़ता है। जैसा कि इस साल आप देखे होंगे कि गेहूं की फसल जो है वह काफ़ी प्रभावित हुई, क्योंकि बहुत सी जगह हरियाणा, पंजाब में ओलावृष्टि हो गई। तो वह किसके कारण हुई? वह इसी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कारण हुई। यह बात आप ध्यान रखिएगा। फिर है उत्तर में शीतलहर चलती है इसी समय, और शीतोष्ण चक्रवात का आगमन हो जाता है। अभी ऊपर बताया आपको, गेहूं की फसल में लाभदायक भी होते हैं और अगर अधिक हो गए तो हानिकारक भी होते हैं, अगर ओलावृष्टि हो गई तो। फिर है वर्षा का वितरण। वर्षा का वितरण साथियों, इसमें 75% जो वर्षा होती है वह हमारी दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है भारत में, जो जून से सितंबर के बीच सक्रिय रहता है। फिर 13% जो वर्षा होती है वह मानसून के पश्चात होती है, और 10% जो वर्षा है वह मानसून से पूर्व होती है। फिर 2% जो वर्षा होती है वह शीत ऋतु में होती है। शीत ऋतु में दो तरीके से बारिश होती है, एक तो उत्तर पश्चिमी भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से, और दूसरा कोरोमंडल तट पर उत्तर पूर्वी मानसून के वापस जाने से। यहाँ पर समझिए, जैसे यह हमारा भारत है तो यहाँ पर देखिए यह शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कारण बारिश हो रही है शीत ऋतु में, और इसी समय हमारे जो कोरोमंडल तट है यहाँ पर भी बारिश हो रही है। लेकिन यह जो मानसून वापस जा रहा है उसको उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं, क्योंकि यह उत्तर में पूर्व से आता है, इस दिशा से आता है, इसलिए इसे उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। यह कोरोमंडल तट पर बारिश करता है, और यहाँ पर दक्षिण है, उत्तर है सॉरी, और उत्तर के पश्चिम में बारिश होती है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के कारण। ठीक, इसलिए शीत ऋतु में दो जगह बारिश होती है भारत में, यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत में और दक्षिण पूर्वी भारत में, लेकिन दोनों में अंतर है। एक का उत्तर पश्चिम में जो बारिश होती है वह शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कारण होती है, और दक्षिण में जो बारिश होती है वह
उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। अब इसमें देखिए एक पॉइंट और, 10% वर्षा मानसून से पूर्व होती है। इसको ज़रा देख लेते हैं, मानसून से पूर्व वर्षा कैसे होती है। देखिए जैसे जैसे सूरज है वह 21 मार्च को विषुवत रेखा पर होता है। 21 मार्च से जैसे जैसे यह उत्तर की ओर बढ़ना शुरू करता है तो हमारी ITCZ भी जो है वह उत्तर की ओर धीरे धीरे शिफ्ट होती है और मई तक आते आते यह लगभग मकर रेखा के आसपास पहुंच जाती है। तो मकर रेखा के आसपास जब सूरज की किरणें सीधी पड़ने लगती हैं तब उस समय ITCZ थोड़ा और ऊपर शिफ्ट हो जाता है, गंगा के मैदानों तक पहुंच जाता है। और जब गंगा के मैदानों तक पहुंच जाता है तो यहाँ से व्यापारिक पवनें आती हैं जो उतनी आर्द्रता तो नहीं होती है उनमें और ना उनकी उतनी तीव्रता होती है, लेकिन वह ITCZ जब ऊपर शिफ्ट हो जाता है तो यहाँ पर ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों का मिलन हो जाता है। उसी समय जो थार का मरुस्थल है वह और ज़्यादा गर्म हो रहा होता है। थार और पाकिस्तान का जो मरुस्थल है, इधर तिब्बत का पठार भी है, वह भी हीट हो रहा होता है। तो इनकी इंटेंसिटी मतलब कि निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित करने की क्षमता बढ़ रही होती है बहुत तेज़ी से। तो ये जो आंधियाँ होती हैं वो अपने साथ कुछ जलवाष्प लाती हैं जिसके कारण यहाँ बारिश होती है। उत्तर पूर्वी भारत में भी कुछ बारिश होती है इसी से। तो यह मानसून नहीं आया होता है पूरी तरीके से, यह मानसून से पूर्व की स्थिति होती है, इसलिए इसे मानसून पूर्व वर्षा कहते हैं। मानसून भारत में सामान्यतः 1 जून को प्रवेश करता है केरल के तट पर। फिर बात करते हैं 13% जो वर्षा होती है वह मानसून के पश्चात होती है। जब मानसून वापस जा रहा होता है तो वापस जाते जाते अपने साथ जो नमी होती है वह धीरे धीरे पूरे भारत में बारिश के रूप में वापस करता हुआ जाता है। मतलब जब वापस जाता है तो फिर से संघनन होता है फिर बारिश होती है। तो इस तरीके से वापस जाते हुए मानसून से भारत में 13% की वर्षा प्राप्त की जाती है। फिर साथियों यह भारत की जो अधिकांश वर्षा है वह पर्वतीय वर्षा है। तो यह पर्वतीय वर्षा क्या होती है ज़रा इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए यह कोई पर्वत है, पश्चिमी घाट का पर्वत है, मान लीजिए यह पश्चिमी घाट का पर्वत है। इसके साथ जब आर्द्रता वाली पवनें टकराती हैं तो यह ऊपर उठती हैं तो इनमें जो तापमान होता है वह घटता है। जब तापमान इनका कम होता है तो यह संघनन होता है। और जब संघनन होता है, जब बहुत संघनन हो जाता है, जब इतना ज़्यादा हो जाता है पानी का वेट भार कि अब वायुमंडल में नहीं रह सकता तो वह बारिश के रूप में नीचे गिरने लगता है। यहाँ पर समझिए बात को, यह हमारा पश्चिमी तट है और आपको पता होगा पश्चिमी तट पर बारिश मतलब कि अधिक होती है। तो यहाँ से जब यह आर्द्रता ग्राही पवनें जाती हैं पश्चिमी तट से टकराती हैं तो यह ऊपर की ओर उठती हैं तो यहाँ पर संघनित होती हैं। संघनित होने के बाद बादल बनते हैं, बादल बनने के पश्चात बारिश हो जाती है। भारत की अधिकांश वर्षा ऐसी ही होती है क्योंकि मानसूनी पवनें जब तक किसी सतह से या पेड़ों से टकराकर ऊपर नहीं उठेंगी तब तक उनकी आर्द्रता जो है उनका तापमान कम नहीं होगा और जब तक तापमान नहीं कम होगा तब तक वो संघनित नहीं होंगी। जब संघनित नहीं होंगी तो फिर बारिश नहीं करेंगी। इसी प्रकार यह पश्चिमी घाट है, यहाँ पर कोरोमंडल तट की पहाड़ियाँ हैं, जावेदी की पहाड़ियाँ, नल्लमाला की पहाड़ियाँ, उनसे टकराकर जब इधर का मानसून आता है उत्तर पूर्व का तो यहाँ बारिश करता है। और इधर जाते समय जब दक्षिण पश्चिम मानसून जाता है तो यह वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए दक्षिण पश्चिम मानसून से केरल को बारिश नहीं प्राप्त होती है। यह विशेष ध्यान देने वाली बात है कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है उससे हमारा तमिलनाडु का तट जो है वह बारिश नहीं प्राप्त करता है। अगर आपसे किसी एग्ज़ाम में MCQ में ऐसा पूछा जाए तो आप वहाँ पर बिल्कुल मत करिएगा, टिक मत लगाइएगा, क्योंकि यह जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वह पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है तमिलनाडु, इसलिए यहाँ पर बारिश नहीं होती है और यह इलाका शुष्क इलाका रहता है भारत का। और यहाँ पर भी बारिश नहीं होती है, ये थार का डेजर्ट है क्योंकि अरावली हमारी सीधी है और ये जो आर्द्रताग्राही पवनें हैं वह सीधी निकल जाती हैं ऊपर की ओर।
अब चलिए देखते हैं अधिक वर्षा के क्षेत्र कौन कौन से हैं भारत में। तो भारत में जो अधिक वर्षा के क्षेत्र हैं, जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, इसमें हमारा पश्चिमी घाट है और पश्चिमी घाट का भी पश्चिमी ढाल है। यह हमारा पश्चिमी घाट है और इसका ये वाला पश्चिमी ढाल। पूर्वी ढाल नहीं, पूर्वी ढाल शुष्क रहता है क्योंकि यह वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। फिर है उत्तर पूर्वी भारत। उत्तर पूर्वी भारत में हमने बताया था मेघालय की गारो खासी जयंतिया ऐसे कीपनुमा आकृति में है और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की एक शाखा जाती है और इन्हीं पहाड़ियों में फंसकर खूब बारिश करती है। यहाँ पर यहीं पर विश्व का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मासिन राम है। इससे पूर्व भी जो यहाँ पर बारिश होती थी, सर्वोच्च बारिश जहाँ होती थी उसको चेरापूंजी कहते थे। चेरापूंजी और मासिन राम जो वर्तमान में है और चेरापूंजी जो पहले था, वह दोनों ही खासी पहाड़ियों पर स्थित हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेता है कि मासिन राम किन पहाड़ियों पर स्थित है, तो आपको बताना है मासिन राम खासी पहाड़ियों पर स्थित है। खासी पहाड़ियाँ मध्य में पाई जाती हैं, सबसे पहले गारो, फिर खासी, फिर जयंतिया। तो ये बीच वाली जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर ही मासिन राम अवस्थित है, जो विश्व का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर है हमारा भारत और यहाँ पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसलिए बंगाल की शाखा जो है मानसूनी शाखा, वहाँ अंडमान निकोबार के क्षेत्र में भी बारिश खूब करती है। यहाँ पर भी स्थानीय स्तर पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जो वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं और यहाँ पर जो पेड़ हैं, वनस्पतियाँ हैं, वह भी काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसके कारण बारिश में सहायता मिलती है। सामान्य वर्षा के क्षेत्रों में जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, ऐसे क्षेत्र सामान्य वर्षा के क्षेत्र कहलाते हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, बिहार है, झारखंड है, पूर्वी यूपी है, पूर्वी एमपी है, महाराष्ट्र का तटीय भाग है तथा आंध्र प्रदेश का पूर्वी भाग है। ये सारे भाग अगर आप देख रहे होंगे मानचित्र में, अगर मानचित्र को आप एज्यूम कर पा रहे होंगे, तो इस तरीके से ये भारत का दक्षिणी मानसून है। यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल यहाँ पर है क्योंकि यहाँ से बंगाल की जो मानसूनी शाखा है बारिश करने वाली, वह प्रवेश करती है। तो उसी के तट पर देखिए पश्चिम बंगाल पड़ता है, फिर उड़ीसा पड़ता है, फिर इसी के पास बिहार पड़ता है, बिहार के बाद आपका उत्तर प्रदेश पड़ता है, फिर बिहार के नीचे ही झारखंड पड़ता है और झारखंड के बाद आप इधर देखिए महाराष्ट्र पड़ता है। यहाँ अरब की शाखा जो होती है वह बारिश के लिए उत्तरदायी होती है। कहीं कहीं पर ये जो पाल घाट आप पढ़ाए थे, पाल घाट, भोर घाट जो पढ़ाए थे, उन्हीं दर्रों से होकर कुछ शाखाएं हैं जो मतलब मानसून की कुछ शाखा इसमें प्रवेश करती है, जो यहाँ पर महाराष्ट्र में बारिश के लिए उत्तरदायी है। उसके अतिरिक्त नर्मदा एवं ताप्ती की जो नदियाँ हैं उनकी घाटियों से भी मानसून की एक शाखा इसमें प्रवेश करती है और वह बिहार तक जाती है। अब ये जो सारे तथ्य हम पहले पढ़ चुके हैं, उनको एक दूसरे से इंटरलिंक करते हुए चीज़ों को समझना है, नहीं तो फिर ऐसे नहीं समझ में आएगा कि सर यहाँ बारिश बहुत हो रही है, आगे क्यों नहीं हो रही। अगर हम इसको पूरा प्लेन मान के चलेंगे, लेकिन आगे क्यों नहीं हो रही है यह आपको समझना है, क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी घाट है और पश्चिमी घाट से ये टकराकर हवाएं यहीं पर बारिश कर देती हैं। आगे जाने पर इनमें आर्द्रता नहीं रहती है, इसलिए यह बारिश नहीं कर पाती हैं। यह वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। इसी प्रकार देखिए आंध्र प्रदेश भी आपका यहीं पर है, यह आंध्र प्रदेश का तट है, यहाँ पर भी बारिश होती है, वह बंगाल की शाखा से होती है। तमिलनाडु में नहीं होती है क्योंकि यह इस तरीके से जाती हैं तो इतना कर्व नहीं ले पाती हैं कि यह तमिलनाडु के तट पे ही मुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर कोई अवरोध इनके पास नहीं है, यह सीधी चली जाती हैं। और यह जो आंध्र प्रदेश का भाग है यह उत्तरी पश्चिमी भाग, उत्तरी पूर्वी भाग है, सॉरी, ठीक है। और जो तमिलनाडु का तट है वह उत्तर पूर्वी मानसून से बारिश प्राप्त करता है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। फिर है इसमें तमिलनाडु का तटीय भाग यह आता तो है 100 से 200 सेंटीमीटर वाले में, लेकिन यह
दक्षिण पश्चिम मानसून से बहुत कम बारिश प्राप्त करता है, बहुत ही नाम मात्र की। यह बारिश जो प्राप्त करता है वह उत्तर पूर्वी मानसून से बारिश प्राप्त करता है। यह कोरोमंडल का तट, यह एक अपवाद है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। फिर है त्रिपुरा, मणिपुर एवं निम्न असम घाटी या मिकिर की पहाड़ी क्षेत्र। यहाँ पर भी 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा प्राप्त होती है। यह हमारा त्रिपुरा है, ये वाला क्षेत्र, यह हमारा मणिपुर है, और फिर यहाँ पर मिकिर की पहाड़ियाँ हैं, और ये हमारी पूरी असम की निचली घाटी है। फिर है अल्प वर्षा वाले क्षेत्र। अल्प वर्षा वाले क्षेत्र वो होते हैं जहाँ पर 50 से 100 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। इसमें गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है तथा मध्य एवं पश्चिमी भाग है छत्तीसगढ़ का। फिर है आंध्र प्रदेश है का अधिकांश भाग है, कर्नाटक का भाग है, और पूर्वी राजस्थान का भाग है, पंजाब है, हरियाणा है, दक्षिण एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, आदि हैं। अब देखिए ये सारे क्षेत्र कौन से जहाँ पर अल्प वर्षा प्राप्त होती है। यह सारे क्षेत्र हैं जो मध्य में पड़ते हैं। अब मानसून यहाँ से प्रवेश करता है तो सबसे ज़्यादा बारिश तो पूर्वी तटों पर करेगा। उसके बाद जैसे जैसे अंदर जाएगा तो बारिश कम होती जाएगी। इसी प्रकार जब ये अरब की शाखा प्रवेश करेगी तो यह अरावली से टकराकर सबसे पहले बारिश तो यहीं बहुत ज़्यादा कर देगी पश्चिमी घाट पर। उसके बाद जब यह आगे बढ़ेगी ऊपर उठ के तो इसमें उतनी ज़्यादा आर्द्रता बचेगी नहीं, इसलिए यह वाला जो क्षेत्र है, मध्यवर्ती क्षेत्र है, यह कम वर्षा प्राप्त करेगा। इसी प्रकार जब यह अरावली के पैरेलल सीधी चली जाती हैं तो अरावली से पश्चिम में जो राजस्थान का क्षेत्र है वहाँ पर बारिश नहीं होती है। अरावली के जो पूर्व में है यहाँ पर बंगाल की शाखा आकर कुछ बारिश करती है। फिर यह दोनों शाखाएं ऊपर जाकर शिवालिक और मध्य हिमालय में मिल जाती हैं जहाँ पर हिमपात के रूप में बारिश करती हैं। फिर है अल्प वर्षा वाला क्षेत्र। तो अल्प वर्षा वाला क्षेत्र वहाँ है जहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। यह मुख्यतः उत्तरी गुजरात है, पश्चिमी राजस्थान है, दक्षिणी पंजाब एवं हरियाणा का क्षेत्र है। साथ ही पश्चिमी घाट पर्वत का वृष्ट छाया प्रदेश है और लद्दाख का मरुस्थल है। इसे ज़रा देखते हैं। देखिए यहाँ पर यह भारत का मानचित्र है और भारत के मानचित्र पर आपको हमने बताया था कि लद्दाख कहाँ पर है। लद्दाख हमारा सबसे पहले काराकोरम है, फिर यह लद्दाख का पर्वत श्रृंखला है लद्दाख की। यह वाला क्षेत्र लद्दाख का है। यहाँ पर हमने बताया वृष्ट छाया क्षेत्र है, यह कर्नाटक का क्षेत्र है। ये वाला जो क्षेत्र है यह वृष्ट छाया क्षेत्र है, यह भी निम्न वर्षा प्राप्त करता है। यहाँ पर हमने बताया यह थार का मरुस्थल है, यह अरावली पर्वत है, इसके जो पश्चिम में स्थित है। यह वाला क्षेत्र भी निम्न वर्षा प्राप्त करता है। कारण क्या है? यहाँ पर वृष्ट छाया क्षेत्र है इसलिए निम्न वर्षा प्राप्त करता है। यहाँ पर वृष्ट छाया क्षेत्र की वजह से नहीं, यहाँ पर क्योंकि यह अरावली के पश्चिम में स्थित है और जो मानसूनी हवाएं आती हैं वह सीधी निकल जाती हैं, इसलिए यहाँ पर निम्न वर्षा प्राप्त होती है। और जो बंगाल की शाखा आती है वह अरावली को पार नहीं कर पाती है, इसलिए अरावली के पश्चिम में बारिश नहीं कर पाती है, जबकि पूर्व में बारिश करती है और यहाँ से कई सारी नदियाँ भी निकलती हैं और यहाँ पर हरियाली काफ़ी रहती है। फिर यही 3 क्षेत्र हैं जो निम्न वर्षा प्राप्त करते हैं भारत में। और यहाँ पर निम्न वर्षा प्राप्त करने का रीज़न यह है क्योंकि यहाँ से आती हुई जो यह बंगाल की शाखा है और अरब की शाखा है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते अपनी सारी नमी लगभग खो चुकी होती है, उसमें आर्द्रता नहीं बची हुई होती है, इसलिए यहाँ पर बारिश कम होती है। तो तीनों जगह बारिश कम होती है, लेकिन तीनों जगह बारिश कम होने के कारण अलग अलग हैं, यह बात आपको ध्यान रखनी है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है हमारा यह भारत की वार्षिक वर्षा। लद्दाख तक हो चुका था, लद्दाख के मरुस्थल तक हो चुका था। फिर है भारत में वार्षिक वर्षा। अब भारत में वार्षिक वर्षा देखिए 50 से कम कहाँ कहाँ होती है। यह हमारा लद्दाख का क्षेत्र है, यहाँ पर 50 से कम है। फिर यह हमारा राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ पर कम है। और फिर यह हमारा यहाँ पर जो है जहाँ पर बिंदु हैं, यह भी क्षेत्र है जो कम वर्षा प्राप्त करता है। फिर देखिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा कहाँ प्राप्त होती है। यह पूरा क्षेत्र, यह वाला पूरा क्षेत्र
जो है जो इस तरीके से डॉटेड है, इसमें सिंबल किया गया है, यह सारा 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र है। फिर इसके बाद आता है आपका 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाला। तो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाला यह आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु का कुछ क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र है, तथा पश्चिमी घाट के पूरब में थोड़ा सा सटी हुई एक पट्टी है 4-5 किलोमीटर की, यह वाली, जो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करती है। मतलब सबसे पहले जो है वो पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग है जो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है 200 से अधिक, और उसके बाद वाली जो पट्टी है वह 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करती है, जिसकी चौड़ाई लगभग 4 से 5 किलोमीटर है। फिर 200 से अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला एक तो पश्चिमी घाट है, दूसरा यह पूर्वोत्तर का क्षेत्र है, लगभग पूरा ही क्षेत्र है, इसमें कुछ इलाका छोड़ दिया जाए तो यह ब्रह्मपुत्र की पूरी घाटी में लगभग वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इसके अतिरिक्त हमारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, जहाँ पर बारिश जो होती है वह 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो साथियों, इस प्रकार आज हमने भारत के मानसून के बारे में पढ़ा। कुछ तथ्य और बचे हुए हैं, ज़रा इनको देख लेते हैं। सर्वाधिक वर्षा जो होती है वह पश्चिमी घाट एवं पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में होती है। साथ ही निम्नतम वर्षा जो होती है वह अभी बताया राजस्थान एवं लद्दाख के क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत में वर्षा का वितरण बहुत ही असमान है। आप देख रहे होंगे एक तरफ जहां राजस्थान में बिल्कुल बारिश नहीं होती है, यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में, वहीं पर यह पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी भारत में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। लद्दाख में बारिश नहीं होती है, और इसी के थोड़ा सा पूर्व में स्थित यहाँ वृष्ट छाया क्षेत्र में भी बारिश नहीं होती है। तो इस प्रकार वर्षा की जो असमानता है उसके पीछे कई सारे कारण हैं, जिनमें से एक प्रमुख कारण है पर्वत एवं पहाड़ियाँ, जिनके बारे में हमने पढ़ा है। यह पश्चिमी घाट है जिसके कारण यहाँ बारिश होती है और आगे नहीं हो पाती है। पर्वत हैं, पहाड़ियाँ हैं, और हमारी प्राकृतिक वनस्पति है, प्राकृतिक वनस्पति, जिसके कारण हमारी वर्षा प्रभावित होती है। अब हमने भारत की जलवायु के बारे में लगभग चीज़ें समझ ली हैं। अब आगे की क्लास में हम इसके प्रकार पढ़ेंगे, इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे, जैसे कि कोपेन ने इसका वर्गीकरण किया है, थार्नथोइट ने किया है, ट्रिवार्था ने किया है। तो इन सब पर चर्चा करेंगे। फिलहाल साथियों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।